बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन सरकार की तरफ से उनको एक मैकेनिज्म दे दिया गया है, भाई आप पे किसी किस्म का भी कोई एफआईआर नहीं लगने वाला, कोई क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं बनने वाला। एक जम की उनको शील्ड दे दी गई है। एक शख्स जो जहां बायर बन के बैठा है वो पिछले 20 साल से हेल्थ में बैठा है एक ही जगह पे। जब जब उसको ट्रांसफर किया उसकी इतनी पहुंच थी कि वो दोबारा वहीं पर फिर रुक गया। तो वही शख्स कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं करप्शन के केसेस में। उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड मशीन परचेज की 13,30,000 में, 6 मशीनें परचेज की। जिस कंपनी से उन्होंने की, क्योंकि अगर आपने कोई कंपैरिजन देना तो आपने सिमिलर कंपनी, सिमिलर मेक, सिमिलर मार्क की देनी है। कोई दूसरी कंपनी दोगे तो उसमें फ़र्क हो सकता है, वो चैलेंजेबल है। मैंने उसी कंपनी को मेल की, भाई मुझे ये कोटेशन चाहिए, मुझे अल्ट्रासाउंड मशीन चाहिए, मैं कहीं डोनेट करना चाहता हूँ। तो मुझे 9,90,000 की कोटेशन आती है विवेक जी। वही मशीन वो 13,30,000 में खरीदते हैं। इसमें कसूर किसका है, वेंडर का है या बायर का है? ये वो लिखते हैं, लास्ट टू द स्टेट एक्सचेकर शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द वेंडर। ये इसकी लास्ट लाइन है जहां इन्होंने खत्म किया। मैं हैरान हुआ, भाई वेंडर से क्यों रिकवर करो? भाई वेंडर तो मुझे दे रहा है 9,90,000 में, आपने कास्टली क्यों परचेज की? उनको पूछो ना, उनको इंटेरोगेट करो, उनको ग्रिल करो, पूछो आपने क्यों परचेज की। भाई अगर वो मार्केट में 9,90,000 की चीज बेच रहा है, पेन ड्राइव मार्केट में 250 की बेच रहा है, आपने 1,000 की क्यों परचेज की? प्रिंटर की कार्ट्रिज 600 में बेच रहा है तो आपने 4500 की क्यों परचेज की? अपने अफसर को पूछने के बजाय आप प्राइवेट पार्टी को पूछते हो, प्राइवेट वेंडर को पूछते हो। कई बार तो छोटी छोटी फिश जिसे कहते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, पटवारी पकड़ लिया जाता है, जेई पकड़ लिया जाता है, कोई कांस्टेबल पकड़ लिया जाता है 10,000 20,000 30,000 में, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसकी मीडिया में उसकी पूरी पब्लिसिटी की जाती है। लेकिन बिग शार्क्स जो हैं उनका क्यों नहीं? उनको आप क्यों प्रोटेक्ट करते हो? इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पीछे इसके इन्वॉल्व है, जम के स्कैम में। नमस्कार, इस वक्त विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है और सबको शपथ दिलाई जा रही है भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने के लिए। लेकिन क्या ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, खाना पूर्ति रह गई है? क्योंकि अगर हम अपने माशरे की अगर बात करें तो करप्शन, भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है और जम्मू कश्मीर में इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं। और इन सब के खिलाफ पिछले कई सालों से लगातार एक अलग जगाने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें सरदार बलविंदर सिंह एक बड़े नाम हैं। और हाल ही में जम के काले खेल को उजागर इनके द्वारा करने का प्रयास किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जम को लेकर क्या खेला जा रहा है और किस प्रकार स्टेट एक्सचेकर की जो अमाउंट है, या यूं कहिए हमारी और आपकी जो गाढ़े खून पसीने की या टैक्स पेयर्स की कमाई है, उसका किस प्रकार एक नेक्सस के माध्यम से दुरुपयोग किया जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की अगर बात करें, यूं तो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि जो करप्शन में लोग व्याप्त हैं उनको पकड़ा जा रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी फिशेस, बिग फिशेस अभी भी उनके जाल से बाहर नजर आ रही है। क्या है ये जम का काला खेल? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं सरदार बलविंदर सिंह जी, जो जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। बलविंदर जी, स्वागत है। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। समय समय पर आप इस तरह के केसेस जो जनहित मामले हैं उजागर करते आए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर, आरएनबी को लेकर, और जम का जो काला खेल है उसके बारे में जानना चाहेंगे। विवेक जी, 30/4/2022 को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जम के बारे में, एक एक्सपोज किया था अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ के करीब। क्योंकि मैंने जम की वेबसाइट पे देखा था जितनी जम्मू कश्मीर में टर्नओवर जम्मू में हुआ था उसके हिसाब से मैंने कितने % एक्सेस चार्ज किया जा रहा है, मैंने 500 करोड़ के करीब वो एक एलिगेशन लगाया था, भाई इतना स्कैम हो रहा है। और जब मैं 30/4/2022 को गया, इट डजेंट मीन कि मैं 29 को कोई इन्फॉर्मेशन आई तो 30 को चला गया, नहीं। एटलीस्ट 1 साल मैंने स्टडी की, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, स्टडी किए, तो फिर जाके मैं पब्लिक डोमेन में किया। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो चीज़ें मेरे जैसा एक ले मैन, एक आम आदमी, एक आम शहरी ये चीज़ें चेक कर सकता है, उस तक पहुंच सकता है, तो ये जो DVOs होते हैं, डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं, इनका क्या रोल होता है? क्या डायरेक्टर हेल्थ में जो बैठे हैं उनका क्या रोल होता है? जो वहाँ सीनियर अकाउंट्स अफसर बैठे हैं उनका क्या रोल होता है? क्या वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते? बिल्कुल समझते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको एक मैकेनिज्म दे दिया गया है, भाई आप पे किसी किस्म का भी कोई एफआईआर नहीं लगने वाला, कोई क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं बनने वाला। एक जम की उनको शील्ड दे दी गई है। तो मैं वहाँ पर एक दो एग्जाम्पल दूंगा। जब मुझे पता चला, अंदर से इनपुट्स मिले मुझे, भाई यहाँ पर जो मैनिपुलेशन की जा रही है, एक शख्स जो जहाँ बायर बन के बैठा है वो पिछले 20 साल से हेल्थ में बैठा है एक ही जगह पे। जब जब उसको ट्रांसफर किया उसकी इतनी पहुंच थी कि वो दोबारा वहीं पर फिर रुक गया। तो वही शख्स कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं करप्शन के केसेस में। तो उन्होंने, मैंने पता किया, उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड मशीन परचेज की 13,30,000 में, 6 मशीनें परचेज की। जिस कंपनी से उन्होंने की, क्योंकि अगर आपने कोई कंपैरिजन देना तो आपने सिमिलर कंपनी, सिमिलर मेक, सिमिलर मार्क की देनी है।
कोई दूसरी कंपनी दोगे तो उसमें फ़र्क हो सकता है, वो चैलेंजेबल है। मैंने उसी कंपनी को मेल की, भाई मुझे ये कोटेशन चाहिए, मुझे अल्ट्रासाउंड मशीन चाहिए, मैं कहीं डोनेट करना चाहता हूँ। तो मुझे 9,90,000 की कोटेशन आती है विवेक जी। वही मशीन वो 13,30,000 में खरीदते हैं। इसमें कसूर किसका है, वेंडर का है या बायर का है? मैं समझता हूँ बायर का है। वेंडर तो आज भी किसी के पास खरीदने जाओगे वो वही रेट देगा जो जेन्युइन रेट मार्केट का है। उसके बाद कुछ कंपैटिबल कैटरेज थी कंप्यूटर की जो आम ऑफिस में इस्तेमाल होती है, क्योंकि जेन्युइन कार्ट्रिज कोई बाद में नहीं लगाता, बाद में सारी कंपैटिबल लगाते हैं। मुझे भी 15 साल हो गया घर में प्रिंटर रखा हुआ है। कंपैटिबल कार्ट्रिज पहले 300 की थी या 500-550 की है, ये वो 4500 में खरीद रहे हैं। क्या किसी ऑफिस वाले को नहीं पता? और उसके अलावा 1-2 डिपार्टमेंट मैंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लगाई थी, वहाँ से 2 जगह एक BDO फ्लाई में डालो और BDO अखनूर का मुझे डाटा आया। उन्होंने बल्क में परचेज किया था लाइम पाउडर। लाइम पाउडर की कास्ट म्यूनसिपैलिटी जो परचेज करती है 6 रुपये में परचेज करती है, उन्होंने किसी ने 12 रुपये में, किसी ने 18 रुपये में परचेज किया। अच्छा, जिन दुकानों से उन्होंने परचेज किया वहीं से मैंने कोटेशन मांगी, वो मुझे कोटेशन 10 रुपये में दे रहा है, 8 रुपये में दे रहा है। इन्होंने 12 में और 18 में परचेज किया बल्क में, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम था। और उसके अलावा इन्होंने फर्नीचर परचेज किया हेल्थ वालों ने, और इन्होंने ये भी निकला कि इन्होंने एक ही शख्स को एक ही दिन में बाइफरकेट करके टेंडर को एक ही वेंडर को दे दिए, एक ही दिन में 40-40 अलॉटमेंट की। ये भी जनरल फाइनेंशियल रूल की सेक्शन 149 की उसकी वायलेशन है। तो ये चीज़ें सारी होने के बाद जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद को 2-3 महीने के 4 महीने के बाद मैं एक बार विजिलेंस में चला गया। मैंने कहा आनंद जैन साहब वहाँ डायरेक्टर हैं, अच्छी इंटेग्रिटी के ऑफिसर हैं, इनको जाके मिलता हूँ। तो उनको जाके मिला तो कहने लगे हाँ जी बलुंदर जी बताइए। मैंने कहा जी मैं एक्टिविज्म छोड़ने लगा हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके कोई स्कैम निकालता हूँ, ऐसे आप अवेयरनेस वीक्स करते हो, लोगों को बोलते आइए करप्शन को कम करने के लिए, टू एरेडिकेट द करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी, और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आप आगे आइए। मैंने कहा मैं वॉलंटरी आगे आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं है। उन्होंने मुझे कहा नहीं, हमने आपके इशू पे काम किया है। उन्होंने फाइल मंगवाई, मुझे फाइल बताई, और वो फाइल जो उन्होंने मुझे बताई वो यही था जो एक मैं जिक्र किया कि ये एक अलर्ट नोट है। ये एक अलर्ट नोट उन्होंने जारी किया। मुझे कहता है ये देखो जी आपका नाम जिक्र किया, इसमें ऊपर नाम लिखा मेरा, पे 30/4 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1/5 को ये मीडिया में आया। मीडिया क्लिपिंग को लेकर हमने GS गुम्मन साहब जो JKPS अफसर हैं, तो AIG पॉलिसी विजन ACB में, तो उनको अपॉइंट किया भाई आप ये इंक्वायरी करोगे। फिर वो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ में गए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में गए। उन्होंने उसके अलावा जो जो चीज़ों को मैंने उसमें मेंशन किया था उसके अलावा थोड़ा और आगे गए, और 4 महीने के बाद 19/9/22 को, यानी कि मेरे करने के 4 महीने के बाद, उन्होंने एक ये कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की। ये 11 पेज की रिपोर्ट थी, अलर्ट नोट, सिर्फ एक अलर्ट नोट। इसमें इन्होंने पहले ऑब्जर्वेशन दी। इन्होंने कहा जी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका हमने संज्ञान लेते हुए उसकी अथेंटिसिटी को चेक करने के लिए भाई जो एलिगेशन लगाए हैं वो क्या हैं और वो दुरुस्त पाएंगे। लेकिन जो अमाउंट मैंने दिया था उससे भी कहीं उनका ज़्यादा निकला फ़र्क, तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल दुरुस्त पाएंगे। फिर उन्होंने लिखा भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे वायलेशन की है। उन्होंने ये भी एडमिट किया भाई अभी भी ये नेक्सस है, सेलर और बायर का एक नेक्सस चल रहा है। तो उसके बाद लास्ट में जो वाइंड अप करते हैं उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और कोई ऑफिसर कोई करे एक ACB का AIG पॉलिसी जिसको डायरेक्टर साहब ने अपॉइंट किया हो भाई आप इसकी इंक्वायरी करोगे, वो लास्ट में एक लफ्ज़ लिखता है जो मैं वो भी आपको बता दूं, वो पढ़ के मुझे दुख हुआ कहीं ना मेरी मेहनत लगा, मुझे मेरी मेहनत ज़ाया चली गई है। ये वो लिखते हैं लास्ट टू द स्टेट एक्सचेकर शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द वेंडर। ये इसकी लास्ट लाइन है जहाँ इन्होंने ख़त्म किया। मैं हैरान हुआ भाई वेंडर से क्यों रिकवर करो भाई, वेंडर तो मुझे दे रहा है 9,90,000 रुपये, आपने कास्टली क्यों परचेज की उनको पूछो ना, उनको इंटेरोगेट करो, उनको ग्रिल करो, पूछो आपने क्यों परचेज की भाई। अगर वो मार्केट में 9,90,000 की चीज़ बेच रहा है, पेन ड्राइव मार्केट में 250 की बेच रहा है, आपने 1,000 की क्यों परचेज की। प्रिंटर की कार्ट्रिज 600 में बेच रहा है तो आपने 4500 की क्यों परचेज की। अपने अफसर को पूछने के बजाय आप प्राइवेट पार्टी को पूछते, प्राइवेट वेंडर को पूछते हो। सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की भी कई जजमेंट ऐसी आई हैं। अभी लेटेस्ट जम्मू कश्मीर में 2-4 महीने पहले एक हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट उसकी बकाया थी, उसने कमीशन सेक्रेटरी और चीफ इंजीनियर को पार्टी बनाया, तो कोर्ट में उन्होंने कहा जी ये कॉन्ट्रैक्टर इसकी एक्सटेंशन नहीं थी, कॉन्ट्रैक्टर काम कर गया, जबकि उन्होंने रिटर्न उसको दिया हुआ था। उन्होंने कहा जी फिर भी कॉन्ट्रैक्टर का कसूर नहीं, कोर्ट ने कहा उसका नहीं बनता, वो प्राइवेट पार्टी है, कसूर तो आपका बनता जो आप इन जिम्मेदार पोजीशनों पे बैठे हो, यू आर द कस्टोडियन ऑफ टैक्स पेयर मनी। तो आपको तो एक एक पैसा जुडिशियस इस्तेमाल करना है, तो आप पे ज़्यादा कसूर बनता है। लेकिन ये चीज़ें सबको समझ आए, मेरे जैसे शख्स को समझ आए, लेकिन ACB को ये समझ क्यों नहीं आई।
अगर एक तरफ आपकी यह समझ कहती है तो दूसरी तरफ आप अवेयरनेस वीक्स करते हो, स्कूलों कॉलेजों में जाकर बच्चों को प्लेज करवाते हो। जो मेरी प्लेज आज से मैंने 15 साल की थी, उस प्लेज का क्या हुआ? मैं उस प्लेज पे कायम हूं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स आप क्या देते हो? फिर यहां मैं तो एसपी को यह कहूंगा, क्योंकि मैं अफसर्स के ऊपर, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर क्लियर मैं डाउट नहीं करता, क्योंकि कई बार ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई, वो भी अंडर कंपल्शन काम करते हैं। कई बार तो छोटी छोटी फिश जिसे कहते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, पटवारी पकड़ लिया जाता है, जेई पकड़ लिया जाता है, कोई कांस्टेबल पकड़ लिया जाता है 10,000 20,000 30,000 में, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसकी मीडिया में उसकी पूरी पब्लिसिटी की जाती है, तो उसकी करैक्टर असैसिनेशन होती है। ठीक है, अगर करप्शन किया तो वो होनी भी चाहिए, लेकिन बिग शार्क्स जो हैं उनका क्यों नहीं? उनको आप क्यों प्रोटेक्ट करते हो? इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पीछे इसके इन्वॉल्व है, जम के स्कैम में। देखिए विवेक जी, मैं एक कहूंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, पॉलिटिशियन तो एलिगेशन लगाते हैं कि किसी पार्टी के पास कोई एक मशीन है जिसमें दुल के सारे करप्ट हानस हो जाते हैं। मैं वो बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात एज एन एक्टिविस्ट कहूंगा, यह भी एक करप्शन की एक मशीन है, जम। मैंने कल भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर कोई चीज मार्केट में 1,000 की है, तो अगर वो 1200 की 1300 की सप्लाई देगा, उसके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन अगर थ्रू जम वो डबल भी रेट पे सप्लाई दे देगा, ना खरीदने वाले पे कोई कसूर आएगा और ना बेचने वाले के। ये कौन सा लीगल मैकेनिज्म आपने दे दिया लोगों को? और मैं एक दावे से कह दूं, अगर इसकी इंक्वायरी सीबीआई को दोगे, मेजॉरिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, इनके अपने रिश्तेदार, इनके अपने लोग, इनके अपने लोगों के ये द्वारा जम पे रजिस्ट्रेशन करा ली गई है। और जब इनके पास पैसा आता है, और नेक्स्ट जम क्रिएट करने का मकसद था टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी और कहीं ना कास्ट इफेक्टिवनेस, और जो एक नेक्सस बन जाता है बायर्स का और उसका सेलर का, उसको तोड़ने के लिए ये तीनों चीजें यहां विपरीत पाई जाती हैं। ना तो यहां ट्रांसपेरेंसी है, ना यहां कास्ट इफेक्टिवनेस है, मार्केट रेट से 1.5 गुना 2 गुना मार्केट रेट से ज्यादा चीजें यहां महंगी मिलती हैं। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म बन गया भाई, इसमें से गुजर के जो सप्लाई देगा उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको एक लीगल आपने मैकेनिज्म दे दिया भाई। मैं कहूंगा उसको एक लीगल को टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल भाई, इसको लीगलाइज कर दिया, एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन कर दी जम बेस्ड। अब अफसरों को पूछो तो कहता जी क्या करें, हम कुछ नहीं कह सकते, जम पे खरीदी, हमारे पास कोई केस नहीं है। अब उसको डर नहीं है, उसको पता है 1,000 की चीज मैं 3,000 में भी खरीद लूं, मैं जम से ली है। अब इसकी मैनिपुलेशन कैसे है, मैं एक वो बताऊं सर। आज भी जब डिपार्टमेंट में पैसा आता ना, मेरी सीएम साहब से भी बात हुई थी इस इशू पे, मुझे 1-to-1 भी हुई थी। जम पे जब किसी डिपार्टमेंट में पैसा आता ना, वो शायद जम वालों को जल्दी नहीं, अपने डिपार्टमेंट को कम पता चलता है, वेंडर्स को ज्यादा पता चलता है। फिर वो आके बैठते हैं उनके पास, भाई ये चीज आई है, बताइए इसको कैसे मैनिपुलेट करना है। आपको पता कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर एक डाट भी कहीं पड़ा तो वो डाट भी लेगा, उसके बिना वो नहीं करता। अगर नाम है बलविंदर डब्ल्यू से लिखा है, वो उसमें वी में है तो वो वी से नहीं लेगा। ये फिर उस किस्म की मैनिपुलेशन करते हैं। किसी चीज की जो स्पेसिफिकेशन फिक्स करनी है, भाई हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिकेशन फिक्स करने वाला और वो माल बेचने वाला वो इकट्ठे बैठते हैं। पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किया था खुलासा, भाई ये अपनी पेन ड्राइव, ये डुंगल जो होती है ये बाहर देते हैं, वो अपने लैपटॉप पे बैठ के अपनी स्पेसिफिकेशन फिक्स करता है। तो इसका आईपी एड्रेस चेक कीजिए, तो ये पकड़ा जाएगा भाई ये डुंगल कहाँ खुली। उसके बाद वो एक जो मेथोडोलॉजी थी वो चेंज होगी। अब वो बाहर नहीं खोलते, वो उन्हीं के ऑफिस में शाम को चले जाते हैं, ओवर टाइम लगा के उन्हीं के कंप्यूटर पे खोलते हैं, और वहां जिसने माल बेचना है वही वहां स्पेसिफिकेशन सेट करता है। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी है, आम एक रूटीन है कि हर शर्ट को एक 7 बटन होते हैं, तो जो बेचने वाले होंगे सब लिखेंगे भाई 7 बटन है। ये जो नेक्सस है ये ऑफिस में बैठ के लिखते हैं तो 7 बटन नहीं लिख, हम लिखते हैं हमें 8 बटनों वाली शर्ट चाहिए। वो 3 लोग 8 बटन वाली शर्ट को रजिस्टर करेंगे वहां आइटम, भाई हमारी शर्ट के 8 बटन है। तो वो जब वो 3 रजिस्टर करेंगे तो मांगने वाला जो बायर है वो वहां लिखेगा भाई हमें 8 बटन वाली शर्ट चाहिए। और वे जी वहां हजारों की तादाद में लोगों ने रजिस्टर किया होगा, 7 बटन वाले ने भी, तो 8 बटन वाले 3 ही लोग रजिस्टर होंगे, बाकी फिल्टर आउट हो जाएंगे। जब फिल्टर मारेंगे तो वो पूरे ही लीक वहां आउट हो जाएंगे। एक तो जो हिली एरिया है वहां का फिल्टर थोड़ा उन्होंने अलग किया है, ऑल ओवर इंडिया कुछ और चलता है। इन हिमाचल हो गया है, जो हमारे ये हिली एरियाज हैं, इनको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी गई है यहाँ। तो वहां जो फिल्टर जब लगाएंगे 8 बटन वाली शर्ट आएगी, तो वो उन्हीं लोगों की है जिन्होंने खुद बैठ के स्पेसिफिकेशन बनाई है। और एक चीज़ और, अगर ये स्क्रीन कोई आइटम ले रहा है 14 इंच का मोबाइल, वो 14 के साथ छोटा सा डाट लगा देंगे, 14 इंच लेके साथ में डाट लगा देंगे,
स्पेसिफिकेशन वाला भी डाट लिखेगा, सेलर भी डाट लिखेगा, बट वो डाट मैच करेगा तो उसको वो और कोई आएगा नहीं उसमें फिल्टर में। इस किस्म का एक बहुत बड़ा नेक्सस है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। बलविंदर जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपने वेंडर्स का जिक्र किया और कई बार हमें भी कंप्लेंट्स आती हैं कि एक ही वेंडर 3 नाम से क्रिएट करता है और फिर टेंडरिंग वहाँ पर फ्लोट होती है। मैं कहता हूँ बिल्कुल, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स के अपने लोगों ने रख लिए जिन्होंने रजिस्टर करा लिया है। और मैं कहता हूँ अगर इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन थारो CBI के थ्रू किसी से करवाई जाए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से, आप देखेंगे शायद एक ही शख्स जिसकी 3 फर्में हैं, चेक पे साइन उसी के होंगे तीनों जगह। उसका एड्रेस कहीं ना कहीं वो इसी किस्म का होगा। चेक पे जितने डॉक्यूमेंट पे वो साइन करता होगा, काफ़ी जगह, मैक्सिमम ऐसी जगह आपको मिलेगा। तो बाकी फैमिली मेम्बर्स, रिलेशन में उन लोगों ने फर्में खोल के रखी हैं। अब हेल्थ में मुझे एक बार किसी ने कोई चेक का पता चला, किसी ने चेक दिया और जहाँ फर्म का उसने नाम लिखा, जाके जो एड्रेस लिखा बख्शीनगर में, मैं ढूंढता रहा, मुझे वो एड्रेस नहीं मिला। तो इसलिए फिक्टिशियस एड्रेस दे के, फिक्टिशियस चीज़ें करके वो भी लोगों ने रजिस्टर करवाई हैं। तो मेरे पास, अगर आप कहें, मेरे पास एक उत्तराखंड की रिकॉर्डिंग पड़ी है, एक और MP की रिकॉर्डिंग पड़ी है। उन लोगों ने मुझे फ़ोन किए, जब मैंने 3 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने मुझे 2-3 बार फ़ोन किया, कहते सर हमारी MSME जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी वो ख़त्म हो गई हैं, हम डायरेक्ट माल नहीं दे सकते, हम डायरेक्ट माल नहीं देते। वो अफसर्स के ही लोग आते हैं जो उन्हीं के अपने वर्कर हैं, वही रजिस्टर करते हैं, तो हमें वहाँ से फिल्टर देकर बाहर निकाल जाते हैं, उनसे वो माल परचेज करते हैं। हमारी डायरेक्ट अपनी सेल बंद हो गई है, हम बड़ा सफ़र कर रहे हैं। आपका हमने फेसबुक पे देखा, आपका नंबर भी था फेसबुक पे, हमने आपको कांटेक्ट किया, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी, अगर किसी को चाहिए तो रिकॉर्डिंग मैं दे सकता हूँ उत्तराखंड की। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। तो मुझे वो सुप्रीम कोर्ट की एक बात याद आती है। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारें जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं उनको एक केज पैरेंट के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। और मैं बिल्कुल मैं आप दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा ही है, क्योंकि बहुत से ऐसे नहीं, हर अफसर करप्ट है ऐसा भी नहीं है। बड़े बड़े अच्छे इंटेग्रिटी के अफसर हमारे बैठे हैं, पुलिस में भी हैं, विजिलेंस में भी हैं, करना चाहते हैं नहीं कर पाते, FIR नहीं रजिस्टर कर पाते। पर देखते हैं अगर इसको FIR करेंगे या CBI को देंगे, इसकी FIR करेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाएगी, इसके तार कहीं दूर तक ना जुड़ जाएं, वहाँ डर जाते हैं। उसके बाद जब ये फिर GAD को लिखते हैं, जहाँ कोई गस्टेड अफसर इन्वॉल्व हो, GAD को लिखते हैं, GAD उस फाइल के ऊपर बैठ जाती है, वो उसकी सेंक्शन नहीं देती। उसके बाद कुछ केसेस जो वहाँ निकल के कोर्ट तक पहुँचते हैं, वहाँ से उसका स्टेटस को आ जाता है। 10 साल पहले मैंने एक केस किया था, आज तक वो केस वैसे ही चल रहा है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं निकली। एक हॉस्पिटल था, सरवाल हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ मैंने किया था। तो फिर मैं 10 साल अगर किसी चीज़ का वेट किया तो फिर मैं क्या समझूँ, भाई मेरी ये प्लेज लेने का, मैं प्लेज लेके एक फॉर्मेलिटी कर दूँ जी, सारे पेपरों में कवरेज आ रही है, प्लेज किया हुआ, उस प्लेज का फ़ायदा मुझे बताए ना। मैं ACB के डायरेक्टर साहब से पूछता हूँ, आप भी कभी बैठ के बताइए ना, जो लोग प्लेज करा रहे हैं, आईने में खड़े होकर बताइए, खड़े होकर सोचिए कभी, भाई क्या जो हमने प्लेज लिया है, जो लोगों को हम कह रहे हैं, क्या इस पर हम ग्राउंड पे चल सकते हैं? अगर इतने लोग जिन्होंने प्लेज लिया है उनमें से 10% भी आपके पास, 2% भी आपके पास आके कंप्लेंट करते हैं, क्या वो कंप्लेंट लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगी? 5-5 साल 6-6 साल आपकी यहाँ इन्वेस्टिगेशन लग जाती है और उसके बाद जाके कोर्ट में वो चलाना आपका फेल होता है। मैंने एक बार आगे भी डायरेक्टर साहब को कहा था, मैं कहा डायरेक्टर साहब आप कहते हो कंप्लेंट करो, हमने वो अफसर्स देखे हैं जो अगर एक्शन थे, जिनके ऊपर केस बना, 4 साल 5 साल केस चलता रहा, जब वो बाहर निकल के आए वो चीफ इंजीनियर बन गए। तो ये प्रमोट होकर निकलते हैं यहाँ पर। मुझे कोई ऐसा अफसर आज तक मेरे सामने नहीं निकला, हरासमेंट उसकी जरूर हुई लेकिन बाद में वो बरी हो जाता है। इक्विटल क्यों होती है? क्या ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट करती है ACB जो उसका इक्विटल कोर्ट में होता है? हर बार कोर्ट आपको फटकार लगाती है, हर बार कोर्ट कहती है, मेरे केस में कोर्ट ने इनको फटकार गई, भाई ये चलान आपने गलत पेश किया, आपने दूसरे को इन्वेस्टिगेशन किया, इसमें और लोग भी थे, पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट क्यों नहीं की, दोबारा उन्होंने फाइल वापस दे दी। 10 साल में इन्वेस्टिगेशन हुई, अब 2-3-4 साल और लगेंगे। तो मेरे FIR लगाने का क्या फायदा? अगर लगाऊं मैं, मेरे बच्चे उसको फॉलो करें तो उसका क्या फायदा? रिजल्ट ओरिएंटेड जब तक चीज़ नहीं होगी, आप जितनी मर्जी प्लेज करवा लीजिए, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ नहीं। बलविंदर जी, जो अलर्ट ACB की तरफ से जारी किया गया और खासकर आपने जो लास्ट पैरा पर आया, उन लोगों को जो करप्शन में मुलविस हैं और इन डिपार्टमेंट में हैं, काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनको इस ऑर्डर से या इस अलर्ट से शह नहीं मिलेगी? सर बिल्कुल, मैं समझा, तभी मुझे ज़रूरी मजबूर होकर दोबारा आना पड़ा। इसके ऊपर दोबारा जब मैंने RT लगा के GAD को पूछा, भाई आपने क्या किया, मैंने हेल्थ को पूछा, भाई इस अलर्ट पे लिखा था भाई हेल्थ वाले रिकवर करे पैसा वेंडर से, आपने क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया, क्या वो पैसा रिकवर किया? कहता जी अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है, हमने अभी कोई रिकवरी नहीं की। मतलब 3 साल तक भी आपने ना वो रिकवरी की वेंडर से, ना अपने अफसर्स को कहीं अकाउंटेबल बनाया। तो फिर ये अलर्ट नोट तो उन लोगों के लिए पता भाई आई वॉश है। हाँ, एक आई वॉश है, हमें कोई पूछने वाला नहीं। जब हम जेम से डील कर रहे हैं तो जेम एक वो रिश्तेदार है कि इसके साथ मिलकर चलते रहेंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे जितनी मर्जी धांधलियाँ कर लें। ये तो आपका एस्टेब्लिश हो गया ना। इसमें अगर किसी अफसर को, मैं फिर कहता हूँ, किसी अफसर को मेरे खिलाफ ये लगता है
मैं रेडी हूं, मैं तो कहता हूं, दावे से कहता हूं, मेरे खिलाफ कोर्ट में करो भाई, ये मिस इन्फॉर्मेशन के लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन देता है, लोगों को गलत गाइड करता है, सरकार के खिलाफ भड़काता है। भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पड़े हैं, अब मेरे खिलाफ कोई केस करो तो सही कोर्ट में, फिर मैं डेफेमेशन को वहां जाके अपने आप को कंटेस्ट करूंगा। फिर जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं मैं वो कोर्ट में जाके रखूंगा, भाई मैं इस बेस पे करूं, आप बताइए इस केस की ऑथेंटिसिटी क्या है। और मेरे एलिगेशंस को खुद एसीबी ने ऑथेंटिकेट किया है, भाई जो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया। सो मैं एसीपी साहब से पूछता हूं, फिर आप किसी की गाड़ी वाले को कहते हो तो हेलमेट नहीं डालेगा तो चलान करेंगे, आप अलर्ट नोट निकाल के छोड़ दो भाई, अगर आप हेलमेट नहीं डालोगे आपका एक्सीडेंट होगा तो आपकी हेड इंजरी से डेथ हो सकती है, अलर्ट नोट दे दो ना, फिर उसको फाइन करने की क्या जरूरत है, उसको फाइन करने की जरूरत नहीं है, हर चीज का अलर्ट नोट दे दो भाई, ये करने से ये करने से ये उसको करे। जब तक आप उसको खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई डेटर्स नहीं होगी तो लोग कहां सुधरेंगे। अब ट्रैफिक का क्यास हो जाए, अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो, डेटर्स ना हो, उनके चालान ना हो तो एक क्यास बन जाए, लोगों का चलना मुश्किल हो जाए सड़क पे। तो ये डेटरेंस ही है एक जो किसी चीज को रोकती है, और एसीबी में समझता हूं वो डेटरेंस होनी बड़ी जरूरी है, तभी किसी में डर बैठेगा। ऐसे लोगों को पता लगता है भाई हम 5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेंगे, कल को एसीबी में जाएगा तो खर्चा करके ऊपर से फोन करवा देंगे, खर्चा करके तो फिर बाहर है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। दोहरे मापदंड, एक छोटे मुलाजिम के लिए अलग और एक बड़े फिश के लिए, ये दोहरे मापदंड ये नहीं चलेंगे ज्यादा देर। अब ये चीजें करनी मेरे लिए इसलिए जरूरी थी, पब्लिक में एक मैसेज जाना चाहिए और इन अफसर्स के ऊपर भी जाना चाहिए भाई, जो इनके आका ऊपर बैठ के इनको कंट्रोल करते हैं, इनको फ्री हैंड नहीं देते। जब तक किसी जो एक फिर आपको कोई इंटेग्रिटी का अफसर लगाने के कोई फायदा भी नहीं ना मिला। अगर अच्छे इस वक्त भी एसीबी के डायरेक्टर साहब बड़े अच्छे बैठे हैं, अगर आप उनको फ्री हैंड नहीं देते, जाओ भाई गो हैड, जो गलत करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो, बनाओ एफआईआर लगाओ उसके खिलाफ, करो उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करो, उसकी इंटेरोगेशन करो, उसकी और स्कैंडल निकालो उससे। उन लोगों से देखिए मेरी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी लिमिटेड सी है, अब जो बाहर हैं जिन्होंने ये मैनिपुलेशन की है, अगर आप उनको ग्रिल करेगी ना एसीबी, सब कुछ उगलेंगे भाई, हम कैसे बैठते हैं, किस जगह पे बैठते हैं, कैसे डूंगर में मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे परचेसिंग ऑर्डर में हम मैनिपुलेशन करते हैं, स्पेसिफिकेशन में वहां कैसे ठीक ठीक करते हैं, तो कैसे वो मैच करती है, फिल्टर से बाकी के वोट हो जाते हैं, ये चीजें तो बाहर आएंगी ना। लेकिन सरकार की अगर मंशा हो तो आएगी ना। अगर मेरी मंशा थी, मैं कहीं ना कहीं ठिकाने पे पहुंचा, 2 आरटीआई मैंने और लगाई, ये जो लेटेस्ट आरटीआई मुझे आई, ये लेटेस्ट आरटीआई मेरे पास है, ये जवाब मुझे आया है 25/9 को, जिसमें पूछा था क्या एफआईआर लगाया, कहते जी कोई एफआईआर नहीं लगाया। मैं कहा एक्शन क्या लिया, कहते अंडर प्रोसेस है। कितनी देर अंडर प्रोसेस रहेगा, कितनी देर रखोगे कि लोगों को गुमराह करना बंद कर दो, या तो एसीबी को ताला लगा दो, फ्री हैंड दे दो, करप्शन को, जॉब भाई खुला है, जो जिसका दिल करता है कर लो। बिल्कुल। अंत में क्या करने की आवश्यकता है? उमर और सरकार से लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए? एलजी प्रशासन से क्या उम्मीद हो सकती है, खासकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए? देखिए एलजी प्रशासन से भी उम्मीदें थी, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ भी कहीं ना कहीं नाकामयाबी रही। 2 साल पहले, 1 साल पहले तक तो एलजी साहब के पास ही था ये डिपार्टमेंट, फिर भी कहीं, क्योंकि ये अब टोटल 3 साल हुए हैं, 2 साल पहले था, साल अब सरकार आई हुई है, तो ये उनके पास था, तब भी हमें कोई ज़्यादा आउटपुट नहीं मिली, कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ा। जब तक कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, एसीबी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगी, तो लोगों में एक डर नहीं बैठेगा, करप्शन भी आप चेक नहीं कर सकते। जैसे आपने पहले भी कहा, जम्मू कश्मीर में मैं कहूँगा, मैं दावे से कहूँगा, किसी भी नेता को, किसी भी को भी ओपन चैलेंज करता हूँ। कई नेता पार्टियों के खड़े होकर कहते हैं जी 11 साल से हमारे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आ जाओ मेरे पास चैनल में ओपन डिबेट कर लो, मैं सारी फाइलें लेके आ जाऊँगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, भाई कहाँ क्या क्या स्कैंडल चल रहे, क्या क्या करप्शन के केसेस हुए हैं। तो दूसरा, मैं अंत में उमर साहब से ज़रूर कहूँगा, उमर साहब सरकार लोगों को अब यंग हो, आपसे भी उम्मीदें थी, तभी आपको एक अच्छा मैंडेट कश्मीर से मिला, तो लोग उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छा करप्शन फ्री ट्रांसपेरेंट सिस्टम देंगे। तो उसके लिए एसीबी डिपार्टमेंट जो जीएडी में पड़ता हो, जीएडी आपके पास पड़ती है, तो आप इन चीज़ों के ऊपर आपसे मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था और फिर कहता हूँ, इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म और निकालिए, इसको वाइंड अप कीजिए। पहले इसको आपको साबित करना पड़ेगा ऑफिशियली, ये तो आपकी कुछ चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, उसके बावजूद एक आप अपनी एक ऑडिट की टीम बिठाइए, रैंडमली कुछ डिपार्टमेंट्स को चेक कीजिए इनकी परचेसिंग पे, आपको सब चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद इस चीज़ के ऊपर आप एक्शन लेके कम कर रियासत में इसको बंद कीजिए। ये एक बहुत ही करप्ट प्रैक्टिस इन्वॉल्व हो गई हैं जम में, बहुत ज़्यादा इसमें रेट ज़्यादा हायर साइड पे जा रहे हैं और लोगों को एक बड़ी खुली छूट मिल गई है, इसको बंद करने की जरूरत है। वरना मैं कहूँगा सरकार का एसीबी के डिपार्टमेंट को बंद करना चाहिए, किसी किस्म का भी लोगों को उसमें करप्शन को दूर करने में कोई इसने आज तक सहायता नहीं। मनोज जी कीमती समय निकाला, और खासकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनहित मुद्दों को लेकर, क्योंकि आम टैक्स पेयर की कमाई है जो नेक्सस में वेस्ट होती जा रही है और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा, उस पर आपने प्रकाश डाला और इस तरह के जनहित मुद्दे हमेशा आप लेके आ रहे हैं।
हम आशा करते हैं कहीं ना कहीं सरकार इस पर कुछ अमल करेगी जी। विवेक जी, अंत में मैं एसपी साहब को के डायरेक्टर साहब को भी एक मैं गालिब का एक शेर जरूर कोट करना चाहूँगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से बाहर नहीं निकालते, तो फिर गालिब का शेर बड़ा याद आता है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सो इसलिए हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको अंडर कंपल्शन आपको छुपाना पड़ रहा है, मजबूरी में छुपाना पड़ रहा है। भाई अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसके तार कहीं दूर तक जाएंगे, फिर वो आपकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, हमारी नहीं। हम इसी तरह बोलते रहेंगे, वर्ड में कम, जो होगा वो देखी जाएगी। बड़े बड़े इनडायरेक्ट थ्रेटनिंग्स भी आए, लेकिन फिर भी अगर एक ठान लिया अपनी इस फील्ड पे काम कर रहा हूँ 12-13 साल से, आगे भी करते रहेंगे, ताकि सामाजिक हित के मुद्दों को, पब्लिक हित के और रियासत के और देश हित में जो मुद्दे हैं उन पे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए और इस मुद्दे पर आपने बात की।